नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड ई लर्निंग में। मैं हूं रवि रंजन। आज हम लोग फिर से सीजीएल का, झारखंड सीजीएल का जिसका एग्ज़ाम 28 को 4 को कंडक्ट होनी है, जिसमें 28 तारीख का जिन लोगों का है उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और हम लोग एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहने के कारण बिना समय गंवाए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे आज आप देखेंगे दोनों पेपर से व्याकरण का पोर्शन लिया गया है और एक उपन्यास जो गोदान से कुछ प्रश्न है। आइए उस पर हम लोग बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में तत्सम व तद्भव बात किए थे, वहां से फिर जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन है कि आश्रु है, आंख है, आषाढ़ है और अंधकार है। तो इसमें कौन सा तत्सम और तद्भव में, जैसे आपको पिछला बार पता होगा तत्सम और तद्भव में, तो इसमें कौन सा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आंख। आंख क्या है, तो तद्भव शब्द है। और जैसे पिछले में बताए भी थे तत्सम और तद्भव क्या था, तो तत्सम जो ज्यों का त्यों संस्कृत के द्वारा लिया जाता है उसको हम लोग तत्सम बोलते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दो में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। मतलब व्यंजन वर्ण से अशुद्धियां हैं। तो इसमें जो है आपको यहां देखने को मिलेगा कि सबसे पहला ऑप्शन में है कि हम किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है। अगला है कि लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तीसरे पे है कि उसे धोखा देकर लूट लिया। और चौथे नंबर पे है जमींदार के पास 2 सिपाही थे। पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, कि व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि हमको पूछा गया है। तो व्यंजन वर्ण अशुद्धि में क्या होगा इसमें, तो इसमें देखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में आपको उसने धोखा देकर लूट लिया। तो इसमें जो धोखा होगा, यहाँ पे धोखा, तो ये इसमें वर्ण का यहाँ पे अशुद्धि है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे गंगा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो पूछा है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि नहीं है या है पूछा, उसको ध्यान में रखते हुए देखना, आगे चलना। तो सबसे पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरे पे भागीरथ, तीसरे पे त्रिपदा और चौथे पे रवित नया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका डी जो है आपका पर्यायवाची गंगा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ी, दूसरे पे गढ़वाली, तीसरे पे बुंदेली और चौथे पे मालवी। कौन सा उपबोली बोला गया जो लोधांती बोला गया, जो उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो लोधांती जो किसके अंदर, तो ये बुंदेली के अंदर आती है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान, जो विसर्ग हम लोग बोलते हैं तो उसमें जो उच्चारण स्थान विसर्ग का क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओष्ठ है, अनुनासिक है, कंठ है और चौथे पे तालव्य है। तो थोड़ा अगर इसको विसर्ग का उच्चारण करके देखते हैं, विसर्ग, तो विसर्ग जो है देखिए, विसर्ग मतलब ये कहाँ से आवाज आ रहा है, कहाँ से साउंड आ रहा है। तो इसको जो ये साउंड हम लोग का कहाँ से आ रहा है, तो ये हम लोग का कंठ से आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कंठ। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है साथियों कि पुष्प कौन सा शब्द है। जो पुष्प शब्द है ये कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन में तत्सम है, दूसरे तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा विदेशज है। तो इसका कौन सा होगा, तत्सम मतलब पुष्प ये क्या है, तो पुष्प ये संस्कृत में भी यूज होता है। तो पुष्प कौन सा होगा, जो ज्यों का संस्कृत से जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा,
तत्सम। आज का सातवां प्रश्न बोला गया है कि जो हम लोग बोलचाल भाषा में हर्षऊ दीर्घऊ बोलते हैं, ऊ औ के उच्चारण स्थान आपको इसका बताना। ऊ और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है इसमें दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, होठों है। मतलब इसका उच्चारण कहां से करते हैं? तो इसका उच्चारण ऊ। देखिए कि यहाँ पे आपका फेस पे जो ओठ है उसका मूवमेंट हो रहा है, वहां से बिना आप इसको हिला, जैसे कि इसको बंद के ऊ नहीं बोल पाए, बिना इसका मूवमेंट का, बिना इसका नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊ और औ कहां से आता है? तो आपका होठ से आएगा। सातवां नंबर प्रश्न जो है, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? तो सबसे पहला ऑप्शन बोला गया हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा गया। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ पूछा गया कौन सा स्वर है। तो इस कौन सा स्वर है? तो ए ऐ ओ ये किसके अंदर आता है? जो स्वर का हम जब भेद देखेंगे तो उसमें जो है, तो उसमें कौन सा नंबर पे? तो ये जो संयुक्त स्वर है, तो इसका जो कौन सा स्वर होगा? ए ओ। तो ये संयुक्त स्वर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आज का नौवां प्रश्न पूछा गया है कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? जो मात्राएं होती है वो मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो मात्राएं कितना? सबसे पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 7। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मात्राएं 3 प्रकार की होती है। आज का 10वां प्रश्न है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? जो हिंदी भाषा है उसमें व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है? तो सबसे पहला ऑप्शन 22, दूसरा 10, तीसरा 33, चौथा 30। तो कितना होगा? तो व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितना होता है? 33। इट मींस 33, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आज का 11वां प्रश्न है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। तो क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन में मूर्धा, दूसरा दंत, तीसरा ओष्ठ, चौथा कंठ। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क। देखिए साउंड आपका कहां से आ रहा है? तो कंठ से आ रहा। मतलब ये क्या? तो कवर्ग का उच्चारण क, ख, ग, घ, अंग। देखिए ये साउंड कहां से? तो कंठ से आ रहा। तो इसका क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी, कंठ। आज का 12वां प्रश्न है साथियों, पूछा कि घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपका किससे है? तो मुहावरा से पूछा क्या गया? घोंघा बसंत। तो ये इसका मतलब मुहावरा का अर्थ क्या है? तो सबसे पहला है ऑप्शन ए में व्यवहार कुशल, दूसरा वंश में होना, तीसरा बुद्धिमान, चौथा मूर्ख। सोचिए थोड़ा, घोंघा बसंत। आप लोगों को जो आप लोग सोचते हैं कि आसान सा मुहावरा, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में आसान सा मुहावरा नहीं पूछा जाएगा। इसी टाइप का जो आपको नहीं पता है उस टाइप का पूछा जाएगा, जो आपको लगेगा अटपटांग टाइप पे। सोचिए थोड़ा, तो क्या होगा इसका साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बसंत, मतलब होता है मूर्ख। आज का 13वां प्रश्न है, द्विरक्त संबंधी अशुद्धियां अशुद्ध शब्द नहीं है। जो यहां बोला गया है कि द्विरिक्त संबंधी अशुद्धि शब्द नहीं है। तो आप इसमें क्या है कि आपकी भावदिया, अच्छा सदुपयोग, तीसरा गजराज हाथी, चौथे नंबर पे है अच्छी संगति। पूछा क्या गया है? तो द्विरक्ति संबंधी अशुद्धि जो है नहीं है। यहां पे इसमें गौर करके आपको देखना क्या बोला गया है? नहीं है।
तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो ये क्या था, आपका भाव दिया इसमें हो जाएगा, आपका भाव दिया होता है, भाव दिया नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन में आता है आपका तत्सम पूछा गया शब्द कौन सा, तो तत्सम पूछा गया है, और है या नहीं है क्या है, तो ऑप्शन में आपका नहीं है। तो नहीं है में तो सबसे पहला ऑप्शन वानर, दूसरा छोर, तीसरा खार, और चौथे नंबर पे क्षेत्र है। इसका क्या होगा साथियों, जो पूछा गया तत्सम नहीं है क्या, तो तत्सम नहीं है, तो इसका क्या होगा, तो इसका नंबर खार जो है तत्सम शब्द ये नहीं है। आज का 15वां प्रश्न, नंबर 15 में बोला गया है कि 15 नंबर प्रश्न में बोला गया आपको कि जिन शब्दों से काम का करना होना या पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं, दूसरा पे क्रिया कहते हैं, तीसरा क्रिया विशेषण कहते हैं, चौथा सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला कि जिन शब्दों से काम का करने या होने का पाया जाए, तो करने या होने का पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिया। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं साथियों, तो जो क्रिया की विशेषता को बतलाए। जैसे कि आप कोई जैसे बोले कि आप तेज दौड़े जा रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, तो जो वहां पे तेज दौड़ वो क्रिया का विशेषण बतला रहा, मतलब क्रिया का बतला रहा, आपको काम कैसे कर रहे हैं, तेज या धीरे धीरे। और सर्वनाम तो जैसे पता है कि जो हम लोग संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं, वह जैसे मान लीजिए कि आपका नाम लेकर के कि फलाना आदमी दौड़ रहा है, तो वहां पे वह दौड़ रहा है, तो जो वो सर्वनाम होगा। आज का नंबर 16 नंबर में बोला गया है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इनमें से वाच्य आपको बतलाना है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है, कर्मवाच्य ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में कर्तरीवाच्य, तीसरे ऑप्शन में कर्म और कर्तरीवाच्य, और चौथे में है उपयुक्त में कोई नहीं। इसका कौन सा होगा साथियों, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन ये तो आपका नहीं होगा, दोनों एक साथ वाच्य होगा नहीं, तो इसमें अब कर्म और कर्तरी में, तो इसका कौन सा होगा, तो इसका कर्तरी वाच्य होगा। आज का 17 नंबर प्रश्न, सत्रहवां नंबर प्रश्न बोला है कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव, जो अनेकार्थी शब्द है प्रभाव इसमें बोला गया है, तो प्रभाव में बोला कि का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है, इसमें जो प्रभाव का जो एक अर्थ नहीं है, तो क्या, तो सबसे पहला ऑप्शन विग्रह, दूसरा समनार्थ, तीसरा दबाव, चौथा महिमा। क्या क्या बोला गया प्रभाव का, कि इनमें से एक अर्थ नहीं है, इसमें नहीं आपको पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया तो क्या होगा, विग्रह, दूसरा समनार्थ, तीसरा दबाव, चौथे नंबर पे महिमा। तो इसका क्या होगा, तो विग्रह नहीं है, तो इसका विग्रह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखित में से शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें कौन सा शुद्ध है, जो लिखा है इसमें कौन सा है, तो शुद्ध, तो सबसे देखिए कि बाजार लिखा है, कालिदास लिखा है, बाजार चौथे नंबर पे बाजार लिखा है, बाजार लिखा है, और डी नंबर में है आपका बारात। इसका कौन सा होगा साथियों, कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए थोड़ा चारों, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी ये बाजार सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। 19 में बोला गया है कि निम्नलिखित में एक शब्द जो युग में सरस्वती, हाँ, निम्नलिखित में जो एक
शुद्ध युग में है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची पूछा गया और आपको बोला है कि जो नहीं है, तो नहीं है सबसे पहला क्या, तो शारदा वागीसा, दूसरा भारती वीणा, तीसरा हेम हिरण्य, चौथे नंबर पे गिरा और वीणा पानी। कौन सा नहीं है इसका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, हेम और हिरण्य। आज का 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में आपको पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्तियां लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। जो इसमें अर्थ पूछा गया सही है, तो इसमें बतलाया गया और उसका अर्थ भी। तो सबसे पहला ऑप्शन में बोला गया है कि जो बोले सो घी पी जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, महाकृपण। दूसरे पे है जी जाए घी बन जाए, मतलब क्या, तो दान देने वाला। तो तीसरे ऑप्शन पे है कि जड़ का जोर पूरा है और सब अधूरा है, इसका मतलब क्या है कि स्वाभिमान से जीना। ऑप्शन नंबर डी में है टके का सब खेल है, मतलब पैसा सब कुछ करता है। इसमें क्या देखना कि जो लोकोक्ति लक्षणिक अर्थ है वो सही किसका है। तो इसमें एक बार फिर से देखिए, फिर से देखते हैं क्या बोला है। जो बोले सो घी पी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, महाकृपण। जो जी जाए घी बन जाए, तो वो क्या, दान देने वाला। तीसरे ऑप्शन में बोला गया है कि जड़ का जोर पूरा है और सब अधूरा है, क्या है, स्वाभिमान से जीना। और चौथे नंबर पे है टके का सब खेल है, मतलब पैसा सब कुछ करता है। इसका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टके का सब खेल है, मतलब पैसा सब कुछ करता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक, जो अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक में बोला है कि कौन सा संधि है। ये जो अत्यधिक शब्द है इसमें कौन सा संधि है? तो पहले अयादि संधि है, यन संधि है, तीसरे पे वृद्धि संधि है, चौथे नंबर पे गुण संधि है। तो इसका कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा यन संधि। कौन सा? तो यन संधि। अत्यधिक कौन सा संधि है? तो यन संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न। अगले में बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य चुनिए जिनमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कौन सा वाक्य आपको चुनना है साथियों? तो यहां देखिएगा, बोला गया कि सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण आपको चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन में सेंटेंस जो लिखा है कि कोई आदमी आ रहा है, दूसरे पे बोला है वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तीसरे पे बोला है वह बहुत सौम्य है, और चौथे ऑप्शन में बोला कि 5 लीटर दूध खरीदो। तो सोचिए, देखिए क्या पूछा गया आपको, तो सर्वनामिक विशेषण। 4 ऑप्शन देखिए, जिसका क्या हो जाएगा साथियों, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वनामिक विशेषण क्या है? तो कोई आदमी आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 में बोला गया है कि निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। जिसमें सही विराम चिन्ह है, तो सबसे पहले विराम मतलब जो जिस वाक्य को हम लोग खत्म करने के लिए जो हम लोग चिन्ह लगाते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम, कॉमा वगैरह, तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है कि ये में कि राम नरेश गोबर गणेश है। दूसरा राम लक्ष्मण, यहां देखिए कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक। और इसमें तो कोई चिन्ह यहाँ पे है ही नहीं है, यहाँ पे डैश का दिया। लक्ष्मण जो है और शत्रुघ्न पधारे हैं, यहाँ विस्मयादि बोधक होगा क्या? तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक का हम लोग यूज नहीं करते, उपयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा सुनो सुनो, सुनो सुनो में यहाँ पे आपका ये कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे डैश होता है। सुनो सुनो वह गा रही है। तीसरे में क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, देखिएगा कि यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया क्या, तो यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पे आपका कहते हैं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 24 में है कि इनमें से एक विलोम शब्द का सही युग्म है। इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 में जो है कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है? इसमें क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन में अल्पज्ञ अवज्ञ है,
पूछा गया जो सही युग्म है, इसमें नहीं नहीं लगा हुआ, इसमें सही आपको पूछा गया है। आपका दूसरे पे है अंकुचन प्रसारण, तीसरे पे अस्था व चंचल, चौथे पे सन्मुख और उन्मुख। देखिए कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अंकुचन और प्रसारण। यहां पे आपको है कि निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 29 के लिए क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर देना है। अब ये रहा आपके सामने गद्यांश ही आया। गद्यांश में बोल रहा है कि हर एक राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही हम अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हैं, हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ एवं उन्नत बनाने के लिए संसाधनों का नाम संस्कृति है और उन संसाधनों से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी इसकी सांस्कृतिक पर प्रभाव पड़ता है। पढ़िए इसको एक बार फिर से पढ़िए, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा गया इस गद्यांश से? तो सबसे पहला पूछा गया है क्वेश्चन इसमें कि गद्यांश का सही शीर्षक, आपको जो अभी गद्यांश पढ़े इसमें सही उसका शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक सबसे पहला राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। दूसरे ऑप्शन में पूछा कि राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान। तीसरे ऑप्शन पे कि राष्ट्र के विकास में प्रगति का योगदान। चौथा ऑप्शन में कि राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो अपने अनुसार से इसमें जो जो आपको उचित लगे हम उसको कर सकते हैं, लेकिन जो है हम अगर चाहें तो इसको जो हम इसका ऑप्शन नंबर ए को दे सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए जो उचित होगा। वही गद्यांश से अगला प्रश्न, गद्यांश से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया आपको साथियों कि राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं। जो राष्ट्र है, जो जब पढ़े होंगे तो राष्ट्र बोला गया कि किसके बल पर प्रगति करता है। तो किसके बल पर प्रगति करेगा? तो सबसे पहला ऑप्शन में है कि कला के बल पर, संस्कृति के बल पर, साहित्य के बल पर, संगीत के बल पर। इसको आपको जो गद्यांश पढ़े हैं उसके आधार पर आपको जवाब देना, आपको इसमें अपने मन से नहीं देना है, क्योंकि आपको बोला है कि सबसे पहले देखिए 25 से क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 29 तक वो गद्यांश के आधारित प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार देना। तो वहां से हम देखे होंगे, तो वहां क्या देखे होंगे, तो इस जो है संस्कृति के बल पर, उसमें जो था कि संस्कृति के बल पर राष्ट्र का जो प्रगति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश से अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोला गया है कि प्रत्येक राष्ट्र का सांस्कृतिक वहां की, क्या पूरा पढ़िए, वहां की सबसे पहला ऑप्शन है कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। दूसरा नंबर भौगोलिक परिस्थिति पर भी निर्भर होती है। तीसरा औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है। चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा साथियों? ये देखे होंगे भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस गद्यांश में औद्योगिक का तो चर्चा है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी प्रश्न गद्यांश पे ही आधारित है। गद्यांश से आपको ये पूछा गया है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है? तो सबसे पहला परिस्थिति, दूसरा संस्कृति, तीसरा प्रकृति और चौथे नंबर पे सभ्यता। तो कौन सा उपयोग नहीं किया गया है साथियों? तो ऑप्शन में आपको प्रकृति वहां कहीं नहीं मिलेगा, आपको उसमें संस्कृति देख मिलेगा,
परिस्थिति देखने को मिलेगा, सभ्यता आपको मिलता है, लेकिन ये आपको प्रकृति उसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये गद्यांश से आधारित ये सबसे लास्ट अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, जो गद्यांश पर आधारित कि बोला गया कि सभ्यता और संस्कृति में क्या, तो ए ऑप्शन में बोला कि घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, दूसरा में बोला गया है कि केवल घनिष्ठ संबंध है, तीसरा में केवल अंतर है, चौथा में कोई संबंध नहीं है। क्या, तो सभ्यता और संस्कृति में पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, अगर गद्यांश आपको याद है तो उसको देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर घनिष्ठ संबंध होते हुए भी सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। अब आइए, अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 में बोला कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अवधि जो भाषा वो किससे विकसित हुई है, तो सबसे पहला ऑप्शन में है कि शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, और चौथे नंबर पे है उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या होगा इसके साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, और अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 31 में बोला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको वाक्य को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद देखना कि कौन सा अशुद्ध है, क्योंकि आपको शुद्ध वाक्य आपको पूछा गया है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य में पढ़िए। तो छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अगला ऑप्शन है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तीसरा ऑप्शन, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। चौथा ऑप्शन में श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। सेंटेंस पढ़िए थोड़ा, इसमें देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य, किसी में कुछ न कुछ है, गलती है, तो अब देखिए इसमें कौन सा है। इसमें शुद्ध कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, क्योंकि अनेकों नहीं होगा। अब यहां से आपका शुरू होता है जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था गोदान, यहां से आपको गोदान से प्रश्न लिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका गोदान से कि क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन सीतापुर, चौथा ऑप्शन इलाहाबाद। याद है तो सोचिए, नहीं तो फटाफट आंसर कीजिए अपना। क्या होगा, तो वाराणसी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब जो आपको जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 तक में, वो सारा आपको गोदान से ही मिलेगा। अगला उपन्यास का हम लोग, अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग अगला और उपन्यास का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया आपको कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। सबसे पहला करमचंद्र दास, दूसरा दौलत राम, तीसरा धनपत राय श्रीवास्तव, चौथा राम बोला। क्या होगा, तो उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोला कि गोदान कब प्रकाशित हुआ था। गोदान जो प्रकाशित हुआ मतलब कब छपा था, तो सबसे पहला ऑप्शन में आपको बोला गया है 1932, 1936, 1940, 1945। ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर अच्छे से याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन होगा तो वहां आपसे गलती होगा, तो फिर नंबर कटेगा। कौन सा होगा सोचिए। गोदान क्या पूछा गया, तो कब प्रकाशित हुआ था, पूछा गया आपको प्रकाशन का, कब प्रकाशित हुआ था, तो
1936 में हुआ था। आज का 35 नंबर प्रश्न, 35वां प्रश्न बोला गया है कि गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ। मतलब गोदान जो आपका उपन्यास था उसका अनुवाद हुआ था, तो अनुवाद हुआ है तो उसमें जो ट्रांसलेट किया गया था तो वो कब हुआ था, पूछा है कब हुआ था। मतलब इसमें प्रश्न में भी, इस प्रश्न में भी आपसे ईयर ही पूछा गया कौन सा साल में इसका हुआ था। तो सबसे पहला ऑप्शन में 1957, 1968, 2004, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ईयर होगा, कौन सा साल होगा साथियों? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए 1957। आज का 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न में सारा प्रश्न आपको गोदान से ही मिलेगा। 36 में बोला है कि गोदान अंग्रेजी में निम्नलिखित नाम से प्रकाशित हुआ था। मतलब जो गोदान का जब प्रकाशन हुआ इंग्लिश में तो वो किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले प्रतिभाशाली काव, दूसरा नंबर एक गाय का उपहार, तीसरा ऑप्शन में है हरी और गाय, चौथे नंबर में गोदान। मतलब बोला है कि जो गोदान जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आया तो उसको फिर से क्या नाम दिया गया था, किसमें प्रकाशन हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, एक गाय का उपहार। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया है कि 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया है। देखिए वहां से रिलेशन, वहां से पूछा गया किस वर्ष हुआ था, यहां देखिए आपको मिल रहा है कि 1957 में हुआ था। लेकिन अब किसके द्वारा किया गया था यह भी जानने योग्य प्रश्न बनता। तो सबसे पहला सी रोड मार्ले, दूसरा जयरतन, तीसरा पुरुषोत्तम लाल, चौथा बी और सी, मतलब जयरतन और पुरुषोत्तम लाल। कौन सा होगा इसका? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये दोनों के द्वारा मिलकर के इसको ट्रांसलेट किया गया था। मतलब जय रतन और जो सी नंबर में पुरुषोत्तम लाल, ये दोनों के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बी और सी दोनों। अड़तीसवां प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गोदान उपन्यास का नायक कौन है, उसमें नायक जो कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन गोबर, दूसरा दाता दीन, तीसरा भोला, चौथा होरी। कौन सा इसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपको जब गोदान पड़ेगा तो उसमें होरी का जिक्र मिलेगा, ये सबका उसमें जो है आपका नायक नहीं है। प्रश्न नंबर 39 पूछा कि पुरुष पात्र होरी था। अब जो होरी जो था एक पुरुष पात्र था, वो क्या था, जो होरी क्या काम करता था। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला कि एक पुजारी था, दूसरा एक किसान, तीसरा एक दूध वाला, चौथा एक सरपंच था। तो होरी क्या था? तो होरी एक किसान था। क्या था साथियों? होरी एक किसान था। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है कि होरी एक किसान है जिसका विवाह हुआ था, उसका विवाह किससे हुआ था। सबसे पहला ऑप्शन धनिया, झुनिया, रूपा, चंपा, चार नाम आपको दिया गया है। तो चारों में से किनके साथ उनका विवाह हुआ था होरी का? देखिए, तो होरी का विवाह धनिया के साथ हुआ था। प्रश्न नंबर 41 बोला कि मुंशी प्रेमचंद्र के गोंडा में कौन सा पात्र नहीं है। पहला ऑप्शन होरी, हीरा, शोभा, श्रीदास। देखिए, तो कौन सा नहीं है, क्या पूछा है? जो नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा? तीनों ऑप्शन नंबर ए होरी है, हीरा है, शोभा है, तो कौन नहीं है? तो श्रीदास नहीं है।
प्रश्न नंबर 42 में बोला गया है कि होरी और उसका परिवार यहां रहता था। कहां रहता था? तो भेलारी, दूसरा पालमपुर, तीसरा गगनपुर, चौथा जीवन बाग। कहां रहता था? वो लोग भेलारी में रहा करते थे। प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है, होरी ने भोला से कर्ज लेकर एक गाय खरीदा। एक जो गाय खरीदा तो कितना कर्ज लिया था वो पूछा गया है इसमें। तो ए ऑप्शन में 40 रुपए लिया था, बी ऑप्शन में 60 रुपए, सी ऑप्शन में 80 रुपए लिया था और डी ऑप्शन में 90 रुपए लिया था। तो कितना उससे उधार लिया था किसने? तो होरी ने भोला से कितना उधार लिया था साथियों? वो 80 रुपए उधार लिए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि होरी के गाय को किसने जहर दिया? जब उपन्यास पढ़ते हैं तो बोला कि गाय को जहर दिया गया था। जहर कौन दिया? तो सबसे पहला ऑप्शन भोला, हीरा, शोभा और दाता दीन। जो चार नाम है, चारों में से किन्होंने होरी का गाय को जहर दिया था? तो कौन दिया था? तो हीरा जो है होरी के गाय को जहर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित, किस पे आधारित है? तो सबसे पहला भारतीय परंपरा, दूसरा ब्रिटिश भारत, तीसरा अशिक्षित लोग, चौथा भारतीय किसान वर्ग। इसमें जो है आप गोदान उपन्यास लिखा गया तो इसका मुख्य विषय क्या था? मतलब फोकस किसके ऊपर किया गया था? तो फोकस किसके ऊपर किया गया था साथियों? तो भारतीय किसान वर्ग के ऊपर फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? जो गोदान लिखा गया था साथियों वो किस भाषा में था? तो सबसे पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन उर्दू, तीसरा ऑप्शन मगही और चौथे ऑप्शन पे संस्कृत। कौन सा होगा? किस में लिखा गया था? तो वो हिंदी भाषा में लिखा गया था। आइए आज का 47वां प्रश्न। बोला गया कि प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? इसमें जीवनी से रिलेटेड उसका बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सबसे पहला ऑप्शन गणपत राय, धनपत राय, दौलत राम और चौथे ऑप्शन पे मगन लाल। कौन सा होगा साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बचपन का नाम उनका क्या था? प्रेमचंद्र का धनपत राय था। प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है कि होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई। होरी का जो मौत हुआ था किस कारण से हुआ था? तो होरी का मौत जो है सबसे पहला अधिक खाना, दूसरा ऑप्शन दिल का दौरा, मतलब जिसको आप लोग आज के हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, तीसरा अत्यधिक कार्य, ज्यादा काम करने की वजह से, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका होगा अत्यधिक कार्य, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करता था जिसके कारण मौत हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यधिक कार्य। प्रश्न नंबर 49 में बोला गया है कि गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? जो शादी झुनिया से की वह किसकी बेटी थी? तो दाता दीन की बेटी थी, भोला की बेटी थी, राय साहब का बेटी थी और तीसरा इनमें से कोई नहीं। किसका? तो गोबर जो शादी किया था किससे? तो झुनिया से। तो किस झुनिया जो है किसकी बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? वो भोला की बेटी थी। ये आज का आपका अंतिम प्रश्न में बोला गया है कि सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी। जो मालती थी वो एक खूबसूरत महिला थी जो
क्या थी, वो पूछा गया कि वो पेशे में क्या थी। तो पेशे में मतलब क्या काम करते थे, तो वो प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, तीसरा किसान थी, और चौथे नंबर दूध दाने वाली औरत। कौन सी? तो पेशे में मालती जो थी, मालती एक डॉक्टर थी, प्रोफेशन से मतलब पेशा से क्या थी, एक डॉक्टर थी। साथियों, आज हम लोगों ने बिना समय गवाए कुल 50 प्रश्न देखे, जिसमें हिंदी व्याकरण और गोदान से आपका कुछ प्रश्न लिए गए थे। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और वहां सिर्फ और सिर्फ आपको उपन्यास से ही क्वेश्चन मिलेगा, और वहां से हम लोग फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, क्योंकि जिनका 28 तारीख को एग्जाम है उनके लिए तो महत्वपूर्ण समय, इसलिए उस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उपन्यास से ही क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद साथियों।